सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे मेरी जीप तक पहुंचाकर वापस चले गए। मैंने जीप गैराज में से निकाली और किले के बड़े आईनी गेट में से निकलकर किले के सामने वाले बड़े मैदान की पगडंडी पर से होता हुआ उधमपुर के मज़ाफ़ात वाले अंदरूनी बोर्डिंग हाउस की तरफ रवाना हो गया। मैं ख़ास तौर पर इस संदेह कुएं के करीब से गुजरा जिसमें मैंने असली कैप्टन मल्होत्रा और इसके एक साथी की लाशें गिराई थी। दिल में यह शुबा था कि कहीं कुएं में से लाशों की बदबू तो नहीं आ रही। अभी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इस बात का कभी इम्कान था कि 2-1 रोज़ में लाशें गल सड़कर बदबू देना शुरू कर देंगी। मुझे 2-1 रोज़ के अंदर अंदर अपने मिशन को मुकम्मल करके वहाँ से फरार हो जाना था। मेरा प्रोग्राम यही था, लेकिन मुझे अपने मिशन की राह में कई रुकावटें नज़र आने लगी थी। सबसे बड़ा मसला थंडर हॉक बेस में 8 जदीद तरीन इसराइली हेलीकॉप्टरों को इस तरह तबाह करने का था। इनमें से एक भी परवाज़ के काबिल न रहे। इस ऑपरेशन के लिए मुझे ताकतवर टाइम बमों की ज़रूरत थी जो मेरे पास नहीं थी। मेरे लिए लाजमी था कि मैं न सिर्फ ज़ेर ज़मीन बेस में मौजूद हेलीकॉप्टरों को तबाह करूं, बल्कि इस अंडरग्राउंड बेस में जो स्टाफ मुतय्यन है इनमें से भी कोई ज़िंदा न बचे, क्योंकि अगर इनमें से एक भी ज़िंदा रह जाता है तो वो बाद में मेरे लिए परेशानी का बायस बन सकता है। इस बात का इम्कान था कि इनमें से कोई ऑफिसर दिल्ली हमारे हेडक्वार्टर में भी आ जाए, क्योंकि थंडर हॉक बेस की तबाही कोई मामूली वाक़या नहीं होगा। मैं इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर का एक जिम्मेदार भारतीय ऑफिसर था, और अगर तबाही के बाद यहाँ के स्टाफ का कोई आदमी नई दिल्ली हमारे हेडक्वार्टर में आ जाता है और मुझे वहाँ देख लेता है तो मेरा राज फाश होना यकीनी बात। इस मुमकिन इत्तफाक से बचने का एक ही तरीका था कि हेलीकॉप्टरों के साथ वहाँ के इसराइली और इंडियन स्टाफ को भी हमेशा की नींद सुला दिया जाए, जो एक मुश्किल तरीन काम था। बहरहाल मैंने यही अहद किया हुआ था कि हेलीकॉप्टरों के अलावा स्टाफ के इंडियन और इसराइली ऑफिसर्स को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस मिशन की तकमील के लिए वक्त बहुत कम था और इंद्रानी का ताउन नागज़ीर था। बोर्डिंग हाउस में आकर मैंने अपने एजेंट इंद्रानी को एक ख़ास इशारा दिया और अपने कमरे में आ गया। मेरे इशारे का मतलब था कि मैं इससे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, और ज़रूरी बातों के लिए हमने आधी रात के बाद का वक्त तय कर रखा था। मैंने खाना अपने कमरे में ही खाया और तेज़ कॉफ़ी के 2 प्याले चढ़ा लिए ताकि मुझे नींद न आए। मैं कुछ देर रिसाले वगैरह पढ़ता रहा। हुई 11:30 बजे रात मैंने कमरे की बत्तियां बुझा दी, दरवाजे की चटखनी अंदर से खोल दी और पलंग के पास बिछी हुई आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। अब मुझे इंद्रानी का इंतज़ार करना था। बत्तियां इसलिए बुझा दी थी कि दूसरे लोग ये समझे कि मैं सो गया हूँ। मुझे इंद्रानी ने एक छोटा सा ट्रांसमीटर रेडियो दे रखा था। मैं इसे कान के करीब लगाकर जालंधर रेडियो स्टेशन से फिल्मी गाने और तकरीरें वगैरह सुनता रहा। फिर जालंधर रेडियो स्टेशन की ट्रांसमिशन भी बंद हो गई। मैंने दिल्ली लगा लिया। कुछ देर बाद दिल्ली रेडियो की सर्विस भी ख़त्म हो गई। मैंने रेडियो बंद करके टेबल पर रख दिया और उठकर कमरे में टहलता हुआ खिड़की के पास आ गया। खिड़की को खोलकर बाहर देखा। उधमपुर की पहाड़ी रात खामोश और पुरसुकून थी। दूर शहर की बत्तियां नजर आ रही थी। एक ट्रक की आवाज़ दूर से कुछ देर आती रही, फिर रात के सन्नाटे में गुम हो गई। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:15 बजने वाले थे। इंद्रानी के आने का वक्त हो गया था। मैंने खिड़की बंद कर दी और अंधेरे ही में आरामदेह कुर्सी पर आकर बैठ गया। अगरचे कमरे में अंधेरा था, मगर रोशनदान और खिड़कियों के शीशों में से सितारों की बहुत फीकी फीकी सी रोशनी अंदर आ रही थी। इस अंधेरे को थोड़ा कम कर रही थी। दरवाजे का एक पट आहिस्ता से खुला। मेरी आंखें दरवाजे पर जम गई और हाथ जेब में रखे हुए पिस्तौल पर चला गया जो भरा हुआ था। ये इंद्रानी थी। वो शब ख्वाबी के लिबास में थी। इसने कमरे में दाखिल होते ही एक नज़र मुझ पर डाली और फिर दरवाजे का पट बंद करके आहिस्ता से चटखनी लगा दी। वो मेरे पास आकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, क्या सब ठीक है? इंद्रानी की आवाज़ सरगोशी की शक्ल में मेरे कानों तक आई थी। मैंने इसे धीमी आवाज़ में जब अपनी कमांडो ऑपरेशन की मुख्तसर कहानी सुनाई तो अंधेरे में इसकी आंखें खुल सी गईं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कैप्टन मल्होत्रा के रूप में थंडर हॉक बेस का सारा जायजा ले आया हूँ। मैंने इसका हाथ थाम लिया और इसकी तरफ झुककर कहा, मेरा असली मिशन कल शुरू होगा। ये मिशन तुम्हारे ताउन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। मुझे कम से कम 6 टाइम बमों की ज़रूरत है। क्या तुम कहीं से इनका इंतज़ाम कर सकती हो? इंद्रानी सरगोशी में बोली, मेरे लिए ऐसा बंदोबस्त करना तकरीबन नामुमकिन है। मैं यहाँ एक सिविलियन के तौर पर काम कर रही हूँ। ये काम तुम मार्गरेट भी नहीं कर सकती। टाइम बम तो तुम्हें वहीं थंडर बेस से मिल सकते हैं। वहाँ तो रॉकेट मिसाइल और दूसरा गोला बारूद भी होगा। इंद्रानी ठीक कह रही थी। इसके लिए टाइम बमों जैसी ख़तरनाक धमाका खेज़ अशिया का मुहैया करना वाकई मुश्किल था। ये काम इसकी दस्तरस से बाहर था। मैंने इससे सिर्फ इसलिए पूछ लिया था कि हो सकता है
इसके ताल्लुकात किसी ऐसे इंडियन फौजी से हों जिसका इस किस्म के असलहा से कोई राब्ता हो। मैं सोच में पड़ गया। थंडर बेस में रॉकेट, मिसाइल, बम और दूसरा गोला बारूद ज़रूर होगा, मगर मैं इन पर कैसे कब्जा कर सकता था? या तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि ज़ेरे ज़मीन बेस का सारा स्टाफ कहीं चला जाए और मुझे वहाँ बारूद बिछाने का मौका मिल गया, जो करीम के आस नहीं था। अचानक मुझे ख्याल सूझा। मैंने इंद्रानी से कहा, क्या तुम कहीं से मुझे कोई ऐसी शय ला कर दे सकती हो जो इंतहाई मोहलिक जहर भी हो और बेजायका भी? इस पर इंद्रानी ने सरगोशी के अंदाज में कहा, तुमसे ज़्यादा और कौन जानता होगा कि हम एजेंट लोग मुश्किल के वक्त दुश्मन की अजियतों से बचने के लिए अपने पास साइनाइड जहर की थोड़ी सी मिकदार ज़रूर रखते हैं, ताकि अगर किसी वक्त हमारा राज तश्त के अज़बाम हो जाए और दुश्मन हमें गिरफ्तार कर ले तो हम इस जहर से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लें। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हारे पास साइनाइड है? इंद्रानी ने अपने बाएं हाथ की उंगली से अंगूठी उतार कर मेरे सामने मेज़ पर रख दी और बोली, इसके नगीने को निकालो, नीचे साइनाइड जहर एक छोटे से कैप्सूल की शक्ल में मौजूद है। इंद्रानी की ये चांदी की अंगूठी काफ़ी बड़ी थी, जैसा कि इस ज़माने का फैशन था। मैंने ये अंगूठी इसके हाथ में पहले भी देख रखी थी। मैंने सिराने के नीचे से मोमबत्ती निकाल कर रोशन की, इसे मेज़ पर लगाया और इसकी रोशनी में अंगूठी के नगीने को ज़रा सा टहोका दिया। नगीना मेरे हाथ में आ गया। इसके नीचे छोटा सा खिला था जिसमें स्याह रंग का एक छोटा सा कैप्सूल पड़ा था। इंद्रानी ने पूछा, मगर तुम्हें ये जहर किस लिए चाहिए? मैं कैप्सूल को हथेली पर रखकर इसे गौर से देख रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसमें इतना जहर था कि जो दुश्मन की पूरी एक प्लाटून को ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइनाइड एक ऐसा जहर है जो इंतहाई सरीउल असर, इंतहाई हलाकत खेज और बेजायका होता है। इससे बढ़कर कोई मोहलिक जहर आज तक ईजाद नहीं हो सका। अगरचे आज तक कोई भी इसका जायका नहीं बता सका, लेकिन साइंसदानों के तजुर्बात के मुताबिक ये एक बेजायका जहर और ज़ुबान पर लगते ही अपना असर दिखाता है और आदमी को सांस पूरा करने का भी मौका नहीं देता। मैंने कैप्सूल को अच्छी तरह से कागज़ में लपेट कर अपनी जेब में रखा, नगीने को दोबारा अंगूठी में जड़ दिया और इंद्रानी की उंगली में डालते हुए कहा, तुमने मेरा मसला हल कर दिया है दोस्त। अब तुम इसके बारे में मुझसे कोई सवाल न करना भूल जाओ कि तुम्हारी अंगूठी में जहर वाला कैप्सूल भी था। हाँ, अपने लिए तुम ये जहर किसी ज़रिए से बाद में हासिल कर लेना, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इंद्रानी ने इसके बाद मुझसे साइनाइड के बारे में कोई सवाल नहीं किया। मेरे जहन में पूरी की पूरी स्कीम आ चुकी थी और मेरा सबसे बड़ा मसला जहर के इस नन्हे से कैप्सूल ने हल कर दिया था। मैंने मोमबत्ती बुझा दी। इंद्रानी का गोल खूबसूरत चेहरा एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। इसने आहिस्ता से सांस भरकर कहा, अगर तुम मुझे अपने मिशन के बारे में नहीं बताना चाहते तो मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। लेकिन ये कहकर इसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अपना ख्याल रखना कि मैं अब जाऊँ। मैंने इंद्रानी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, मैं मौत के मिशन पर हूँ। मुझे अगर किसी का ख्याल है तो सिर्फ अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की बका का ख्याल है। अगर पाकिस्तान की बका की खातिर मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। इंद्रानी ने सर को ज़रा सा झुकाकर मेरा हाथ चूम लिया, फिर एकदम से उठी और दरवाजे के पास जाकर रुक गई, जैसे बाहर खामोशी का जायजा ले रही हो। इसने आहिस्ता से चिटखनी उतारी, दरवाजे का एक पट ज़रा सा खोलकर बाहर बरामदे में देखा। इसके साथ ही बाहर निकल गई। मैं अभी तक आरामदेह कुर्सी पर बैठा था। इसके जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद करके चिटखनी लगा दी, जेब में से साइनाइड जहर के कैप्सूल को निकाल कर सिरहाने के नीचे रखा और बिस्तर पर लेट कर कंबल ऊपर कर लिया। मेरा जहन तेज़ी से स्कीम की जुज़ियात मुरतब करने लगा जिस पर मुझे कल शाम को अमल करना था। दूसरे दिन 8 बजे सरकारी तौर पर थंडर बेस में मौजूद हेलीकॉप्टरों की सिक्योरिटी चेकिंग करनी थी। स्क्वाड्रन लीडर कोल ने मुझे ये टाइम दिया था। सुबह मैं 7 बजे तक सोया रहा, अलार्म लगाना ही भूल गया था। इंद्रानी से भी कहना याद न रहा कि मुझे सुबह 6 बजे उठा दे। घड़ी देखी तो 7 बजकर कुछ मिनट ऊपर हो गए थे। जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोया, कपड़े पहने और काउंटर पर इंद्रानी के पास आ गया। वो काउंटर पर बैठी अकाउंट रजिस्टर में कुछ इंदराज कर रही थी। वो इस वक्त अकेली थी। मैं इसके पास ही कुर्सी पर बैठ गया। चांदी की अंगूठी इसकी उंगली में चमक रही थी जिसका कैप्सूल इस वक्त मेरे कमरे में खुफिया जगह पर छुपा दिया गया था। मैंने इसकी तरफ झुककर कहा, मार्गरेट को फ़ोन करके पूछो अंबाला छावनी से कैप्टन मल्होत्रा के बारे में कोई तशवीशनाक सिग्नल थंडर बेस में तो नहीं आया। इंद्रानी ने मार्गरेट के घर का नंबर मिलाकर इसे फ़ोन किया और कोड जुबान में पूछा कि अंबाला छावनी से फ्रूट का जो क्रेट आने वाला था वो पहुंचा कि नहीं। मेरी आंखें इंद्रानी के भरे भरे खूबसूरत चेहरे पर जमी थी। वो सर को इस बात में हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता हूँ कर रही थी। फिर इसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखने से पहले दाएं बाएं निगाह डाली, रजिस्टर में इंदराज करते हुए कारोबारी अंदाज में बोली, नहीं मिस्टर, अंबाला छावनी से आपके नाम कोई पैगाम अभी तक नहीं पहुंचा।
फिर दबी जुबान में मुझे मुतनबा किया, आइंदा से कैप्टन मल्होत्रा का नाम यहाँ न ले। मैंने शुक्रिया अदा किया और उठकर सामने वाली मेज पर आ बैठा। चाय की एक प्याली पी और नाश्ता किए बगैर गाड़ी निकालकर किले की तरफ रवाना हो गया। मैं ठीक वक्त पर थंडर बेस पहुंच गया। स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर M.K. कोल मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही कुर्सी छोड़कर उठा और बोला, गुड मॉर्निंग कैप्टन, आओ मेरे साथ। तुम्हें किसी डिटेक्टर की ज़रूरत तो नहीं है? मैंने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाते हुए कहा, अरे नहीं कोल साहब, डिटेक्टर की यहाँ क्या ज़रूरत है, हमारी आंखें डिटेक्टर से कम नहीं होती। मिस्टर कोल मुझे लेकर थंडर बेस की तरफ चले। मैंने राहदारी में एक जगह सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा, बाय द वे मिस्टर कोल, आज मेरा बर्थडे है। स्क्वाड्रन लीडर कोल ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए खुशी से कहा, हैप्पी बर्थडे कैप्टन मल्होत्रा। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम तुम्हारे लिए शहर में केक का ऑर्डर दे देते। नो प्रॉब्लम, हम इसका बंदोबस्त कर लेंगे। हम सीढ़ियाँ उतर कर एक नीम रोशन बरामदे से गुजर रहे थे। वो अचानक रुक गया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन कैप्टन, आज हम तुम्हें पार्टी नहीं दे सके। आज हमारा आधा स्टाफ जम्मू कैंट में होगा। ओके, कल का दिन ठीक रहेगा? मैं अपनी स्कीम पर जल्दी से जल्दी अमल करना चाहता था, लेकिन मुझे इन लोगों की ज़िंदगी की आखिरी पार्टी के लिए पूरे स्टाफ की ज़रूरत थी। मैंने कहा, सर ये पार्टी तो मैं आपको दूंगा, चलिए कल ही सही। ओ नो कैप्टन, पार्टी हमारी तरफ से होगी, कोल ने इशारा करते हुए कहा। अब मुझे अपनी ख़तरनाक स्कीम के पहले और अहम तरीन मरहले से गुजरने का मौका मिल गया। मैंने कहा, ओके सर, लेकिन वाइन की बोतल मेरी तरफ से होगी। स्क्वाड्रन लीडर कोल ने हंसकर मेरे कंधे पर हाथ मारा और कहा, ठीक है कैप्टन, सब ठीक है। हम थंडर हॉक बेस के आखिरी आहिनी दरवाजे के सामने खड़े थे। एयरफोर्स की वर्दी में मलबूस चाकू चुबंद गार्ड ने सैल्यूट मारने के बाद दीवार में लगे हुए डायल का बटन दबाया। आहिनी दरवाजा एक तरफ को खिसकता चला गया और स्क्वाड्रन लीडर कोल मुझे साथ लेकर अंदर दाखिल हो गया। मेरे सामने कुशादा गोल हेलीपैड था, जहां 8 के 8 इसराइली साख्ता बल्कि अमेरिकी साख्ता जदीद टेक्नोलॉजी के हम हेलीकॉप्टर खड़े थे, जिनका टेक्निकल नाम थंडर हॉक था। इनका रंग आसमान के रंग जैसा हल्का नीला था और उन्होंने अपने पर किसी अफरियत की तरह फैला रखे थे। जो चपटने के लिए बेचैन हो रहे थे, यही वो हेलीकॉप्टर थे जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के मकसद से यहाँ लाकर रखा गया। मिस्टर कोल के साथ मैं भी हेलीकॉप्टरों के अंदर आ गया और सिक्योरिटी चेकिंग की। सिक्योरिटी चेकिंग के बहाने मैंने हेलीकॉप्टर के एक डायल और दूसरे कुल पुर्जों को बड़े गौर से देखा। इनमें कंप्यूटर का जदीद तरीन निज़ाम नस्ब था। स्क्वाड्रन लीडर कोल ने मुझे बताया कि इस हेलीकॉप्टर पर सिवाय पंखों के और किसी जगह गोली या रॉकेट का असर नहीं होता, और जब यह ख़ास बुलंदी पर उठता है तो दुश्मन का जदीद तरीन रडार भी इसका सुराग नहीं लगा सकता। जहां ये हेलीकॉप्टर खड़े थे, वहां साथ ही दूसरे कमरे में रॉकेटों और मिसाइलों की एक बड़ी तादाद लोहे के शेल्फों में लगी थी। इस कमरे में रखा हुआ एक ही दस्ती बम काफ़ी था, या फिर ऐसी सूरत में आग लगा दी जाए कि थंडर बेस के हेलीपैड का आहिनी दरवाज़ा खुला हो। ये तमाम इम्कानात मेरे जहन में साथ साथ पैदा होते और उभरते चले आ रहे थे। इस कमरे से मोहल्ले के एक छोटा सा कैबिन था, जहां कंप्यूटर और दूसरे आलात मेज़ पर पड़े थे। यहाँ हेलीकॉप्टरों के साथ प्रवास के दौरान राब्ता कायम रखा जाता था। जब मैं ज़ेरे ज़मीन हेलीपैड के आहिनी गेट से निकलकर बड़े कमरे की तरफ चला तो मेरे जहन में कमांडो ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात तैयार हो चुकी थी, मगर सबसे पहले मुझे यहाँ के इसराइली और इंडियन स्टाफ से निमटना था। मैंने एक बार फिर स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर कोल से अपनी सालगिरह की बातें शुरू कर दी। हम फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा के कमरे में आ गए। इससे मेरी सालगिरह का पता चला तो इसने मुझे मुबारकबाद दी और कहा, कैप्टन आप हमें अपने होटल में कब दावत दे रहे हैं? मैंने दिल में कहा, वहाँ आने का तुम्हें कभी मौका नहीं दूंगा। मैंने चड्डा की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, श्रीमान चड्डा जी, मैं तो आपसे पार्टी लेने की सोच रहा हूँ और उल्टा आप मुझे फंसा रहे हैं। मिस्टर कोल ने सिगार सुलगाने के बाद कहा, मिस्टर चड्डा, फैसला हो चुका है। कैप्टन मल्होत्रा हमारे गेस्ट हैं, इनके बर्थडे की पार्टी हम इन्हें देंगे। चड्डा बोला, लेकिन सर आज और शायद कल भी हमें जम्मू कैंट जाना होगा, परसों का दिन रख ले। इसने मेरी तरफ देखा। कैप्टन मल्होत्रा, आप परसों तक तो यही होंगे ना? क्यों नहीं, अभी तो मुझे कई जगहों की सिक्योरिटी चेकिंग करनी है। मैंने जल्दी से कहा, भला मुझे कहाँ जाना था? इन पाकिस्तान दुश्मनों को ठिकाने लगाए बगैर मैं कहाँ जा सकता था? फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा अब स्क्वाड्रन लीडर कोल की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, मिस्टर, तो फिर परसों पार्टी रख ले, परसों तक हम जम्मू कैंट से फारिग हो जाएंगे। ओके कैप्टन, मिस्टर कोल ने सिगार का हल्का सा कश लगा कर कहा, परसों शाम को हम तुम्हें बर्थडे पार्टी देंगे। मैंने फ़ौरन कहा, लेकिन वाइन की बोतल मैं लाऊंगा, बस इतनी मुझे इजाज़त दे दीजिए, मेरी ख्वाहिश है। इस वक्त मैंने जो अंदाज़ा लगाया था तो थंडर बेस में स्टाफ के कोई 17 आदमी रिहाइश पजीर थे। ये सब के सब मुझे मिल चुके थे और इनके बारे में इस बात का कवी इम्कान था कि थंडर बेस की तबाही के बाद अगर ये ज़िंदा बच जाते हैं तो दिल्ली हेडक्वार्टर में इनसे कभी ना कभी सामना हो सकता था
और फिर मेरी ज़िंदगी और ज़िंदगी का मिशन ख़तरे में पड़ सकता था। मेरे दिल्ली हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स को जब ये पता चलता कि मैं उधमपुर के थंडर बेस की सिक्योरिटी चेक करने गया था और मेरा नाम कैप्टन मल्होत्रा था और मेरे वहाँ होते हुए भारतीय हेलीकॉप्टरों का पूरा स्क्वाड्रन तबाह बर्बाद हो गया था, तो वो मुझ पर शक करने में हक बजानिब होते, बल्कि मुमकिन है कि मुझे फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाता। यही वजह थी कि मैंने सारे के सारे दुश्मन स्टाफ को ठिकाने लगाने का फ़ैसला कर लिया था। मैंने स्क्वाड्रन लीडर कोल से ख़ास तौर पर इसरार किया कि मैं चाहता हूँ मेरी बर्थडे पार्टी में स्टाफ के सारे मेंबर शिरकत करें, जिस पर इसने मुझे यकीन दिलाया कि सारा स्टाफ पार्टी में शिरकत करेगा और सबको खुशी होगी। मैं इन्हें नमस्कार कहकर वापस चल पड़ा। रास्ते में मैंने तहखाने में जहाँ असला पड़ा था इस शेल्फ को ख़ास तौर पर जहन नशीन कर लिया, जहाँ लाइट सब मशीन गन्नें पड़ी थी। इनमें से किसी एक मशीन गन को मेरे बहुत काम आना था। यह सब मशीन गन मेरे हाथों में आकर शोले उगलने के लिए यकीनन बेचैन हो गई थी। मैं जीप में बैठा मैदान से गुजरकर बोर्डिंग हाउस की तरफ जाती हुई सड़क पर आ गया। दिन रोशन और सर्द था। कहीं कहीं दरख्तों के पत्ते जर्द होना शुरू हो गए थे। गाड़ी एक तरफ खड़ी करने के बाद मैं बोर्डिंग हाउस की लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर बरामदे से गुजरता हुआ अपने कमरे की चाबी लेने इंद्रानी के काउंटर की तरफ बढ़ा तो मुझे वहाँ एक रेशमी फूलदार शलवार कमीज और कटे हुए बालों वाली फैशनेबल लड़की खड़ी नजर आई, जिसकी पुश्त मेरी तरफ थी। ये लड़की इंद्रानी और मेरे दरमियान में थी और मुझे इंद्रानी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं अपने ख्याल में इस लड़की को कोई अहमियत न देते हुए इसके करीब से गुजरने ही वाला था कि मुझे इसका जुमला सुनाई दिया। वो इंद्रानी से कह रही थी, मगर मुझे कैप्टन मल्होत्रा के एक कोलीग ने बताया है कि वो इसी बोर्डिंग हाउस में ठहरे हुए हैं। यकीनन यही लड़की कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड ओशा थी, जो अम्बाला छावनी से अपने कॉलेज की सहेलियों के साथ जम्मू आई थी और अब अपनी महबूब कैप्टन को मिलने उधमपुर आई थी। मैं वहीं से एक तरफ घूम गया और करीब ही अलमारी में लगी हुई किताबों और बाहर लटके रिसालों और अखबारात को देखने लगा। इंद्रानी ने कोड अल्फाज में मुझे वहां से चले जाने को कहा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते सीढ़ियों की तरफ चल दिया। ऊपर राहदारी में आकर अपने मुकफ़ल कमरे के आगे टहलने लगा। उषा की शक्ल में एक नई मुसीबत आ गई थी। इंद्रानी ने इसे कह दिया था कि कैप्टन मल्होत्रा नाम का कोई शख्स इसके बोर्डिंग हाउस में नहीं ठहरा है। इसके बावजूद ये लड़की मेरे लिए मुश्किल पैदा कर सकती थी। मैं अपनी कमांडो ऑपरेशन के नुक्ताए रूज पर था। मैं सर धड़ की बाजी लगा चुका था। ऐसे वक्त में मुझे किसी की मुदाखलत कैसे गवारा हो सकती थी। अपने कमरे के आगे टहलना भी मुनासिब नहीं था। मैं कदम कदम चलता हुआ सीढ़ियों के पास आकर रुक गया। मुझे नीचे से उषा या इंद्रानी की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा। सामने काउंटर की तरफ निगाह डाली। उषा वहाँ पर नहीं थी। लंबे लंबे डग भरता हुआ काउंटर पर पहुंचा। इंद्रानी ने बोर्ड पर से चाबी उतार कर मेरी तरफ बढ़ाई और दबी जुबान में कहा, ये कोई उषा थी, कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड ग्रीन होटल उधमपुर में एक सहेली के साथ ठहरी हुई है। इससे होशियार रहना, ये मल्होत्रा की तलाश में। मैंने कोई जवाब न दिया और अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और खुफिया जगह पर से साइनाइड जहर का कैप्सूल निकाला। कॉपी में से एक सफ़ेद वर्क फाड़ कर मेज़ पर बिछाया और बड़ी एहतियात से कैप्सूल का छोटा सा ढकना खोलकर जहर को कागज़ पर गिरा दिया। ये जर्दी माइल बारीक सफूफ था। कुछ देर में इस कातिल जहर को देखता रहा, जिसमें कम से कम 100 आदमियों को हलाक कर देने की ताकत मौजूद थी और जिससे मुझे 16-17 आदमियों को अगली दुनिया में पहुंचाने का काम लेना था। जहर के सफूफ को मैंने दोबारा कैप्सूल में बंद करके खुफिया जगह पर छुपा लिया। फिर गुसल खाने में जाकर मुँह हाथ धोया। असली कैप्टन मल्होत्रा के कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहने और कमरे में ही नाश्ता मंगवा लिया। नाश्ते के बाद मैं सिगरेट सुलगा कर पलंग से टेक लगाकर नींदराज होकर अपने मंसूबे की बिखरी हुई कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने लगा। अभी बर्थडे पार्टी में 2 दिन बाकी थे। इस दौरान में अगर कुएं में से असली कैप्टन मल्होत्रा और इसके बॉडीगार्ड की लाशों ने बदबू देना शुरू कर दी तो मामला ख़राब हो सकता था। कभी ख्याल आता कि कुआं बहुत गहरा है, शायद वहाँ से ताफून बाहर ना आए। फिर सोचता कि अगर ऐसा हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन लाशों के चेहरे मसख हो चुके थे। और फिर थंडर बेस के स्टाफ में से किसी ने कैप्टन मल्होत्रा को नहीं देखा। वो यही समझेंगे कि किसी ने दुश्मनी की बिना पर इन्हें कत्ल करके कुएं में फेंक दिया है, क्योंकि कैप्टन मल्होत्रा और इसका बॉडीगार्ड फौजी वर्दी में नहीं थी और कैप्टन मल्होत्रा ने तो मेरे सिविलियन कपड़े पहने हुए थे और अधेड़बुन में काफ़ी वक्त गुजर गया। मैंने ये भी फैसला किया कि शहर से वाइन की बड़ी बोतल लाऊंगा, ताकि गिलासों में अगर वो थोड़ी थोड़ी भी डाली जाए तो 16-17 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाए। एक रिवॉल्वर और मेरे पास ज़रूर था, जिसकी मैगजीन में 12 गोलियां भरी हुई थी। बर्थडे पार्टी वाले दिन मैं इसे साल ले जा सकता था, लेकिन वहाँ रिवॉल्वर मुझे दूर के निशाने में धोखा दे सकता था। इसलिए मेरी नज़र मैगजीन वाले कमरे में मौजूद लाइट सब मशीन गन पर थी, जो मुझे अपने मंसूबे के पहले मरहले पर अमल करने के बाद फ़ौरन हासिल कर लेनी थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जल्दी से लपक कर मेज़ की दराज में से रिवॉल्वर निकाला और दरवाजे के करीब जाकर पूछा कि कौन।
दूसरी तरफ से बोर्डिंग हाउस के बूढ़े बहरे रामू की आवाज़ है, सारे कपड़े इस्त्री करवाने हों तो दे दीजिए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।